मेरी ननद को लड़के वाले बार बार नापसंद कर जाते। कितनी कोशिशों के बाद भी रिश्ता नहीं हो पा रहा था कि अचानक एक रात ननद के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। मैं दौड़कर कमरे में गई तो देखा ननद बेहाल सी बिस्तर पर पड़ी है। और फिर मुझे पता चला कि मेरी ननद गर्भवती है। लेकिन यह बच्चा किसका है? जब यह राज मुझे मालूम हुआ तो मेरे होश उड़ गए। लड़के वाले मेरी ननद को देखकर एक बार फिर नापसंद कर जा चुके थे। वैसे मेरी ननद में कोई कमी नहीं है। पढ़ी लिखी, सेल्फ डिपेंड, नैन नक्श भी अच्छे ही हैं, कमाती भी है, बस रंग ही सांवला है। हर बार लड़के वालों से नापसंद होने पर घर वाले मन को तसल्ली देते, जहाँ किस्मत में होगा मेल मिल जाएगा। लेकिन ननद बेचारी बहुत दुखी हो जाती, क्योंकि उम्र भी तो हो रही थी। इस साल पूरे 32 वर्ष की हो चुकी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे रिश्ते मिलने मुश्किल हो जाएंगे। बस इसी चिंता में मेरे सास ससुर को रात भर नींद नहीं आती थी। लेकिन कहीं किसी राह चलते से भी तो रिश्ता नहीं जोड़ा जा सकता। कम से कम बराबरी का तो होना चाहिए। बस एक सांवले रंग के कारण कहीं धक्का तो नहीं दे सकते, यही सोचकर सास ससुर अपने मन को समझाते रहते। मेरे पति गौरव ननद से छोटे हैं, लेकिन जब ननद का रिश्ता किसी तरह भी होने में नहीं आ रहा था तो मेरे सास ससुर को बेटे की शादी करनी पड़ी। क्योंकि हमारी लव मैरिज थी, इसलिए मेरे मम्मी पापा भी अब इंतज़ार करते। उन्होंने भी जोर दिया तो सास ससुर को मानना पड़ा। मेरे पति गौरव अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, आखिर करें भी क्यों नहीं। मेरी ननद अच्छी पढ़ी लिखी और इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है तो सभी उनका मान सम्मान करते हैं। मेरे पति ने शादी के तुरंत बाद साफ शब्दों में मुझे समझा दिया था कि ननद को कभी यह महसूस भी नहीं होना चाहिए कि हम उनकी शादी को लेकर परेशान हैं। उनके आत्मसम्मान को कभी कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए घर के किसी भी फैसले में सबसे पहले उनसे सलाह ली जाती थी। लेकिन ननद भी घर पर सबका खूब ख्याल रखती है। मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, इसलिए ननद का साथ मुझे भी एक बड़ी बहन जैसा लगता है। एक बार की बात है, मेरे पति ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए हुए थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। सास ससुर भी गहरी नींद में सो गए थे। लेकिन ननद अभी तक ऑफिस से घर नहीं आई थी। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। टेंशन में मेरी नींद तो गायब हो गई थी। तभी अचानक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने तुरंत खिड़की से झांक कर देखा तो मैं क्या देखती हूँ, ननद गाड़ी से उतर रही है और उनके बगल में कोई आदमी बैठा हुआ था। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि नंद हमेशा तो ऑफिस की कैब से घर आती थी। आज कैब के बदले कार में वह किसके साथ आई है। मुझे जगह देखकर उन्होंने पूछा, भाभी सोई नहीं अभी तक? आपका इंतज़ार कर रही थी। आपके घर लौटने से पहले मुझे नींद कैसे आ सकती है। मेरी प्यारी ननद जी, मैंने उनके गले में बाहें डालते हुए कहा, आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, आज ऑफिस में ही खा लिया था।
अब तुम जाकर सो जाओ, ठीक है। और मैं सोने चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। दिमाग में सवालों का बवंडर घूम रहा था कि कोई तो बात ज़रूर है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ननद कुछ परेशान सी लग रही है। ना जाने कहाँ खोई सी रहती है, ना ठीक से खाना खाती, ना सही से बात करती। अगर ऑफिस की कोई परेशानी होती तो घर में ज़रूर बताती। कुछ तो ऐसा है जो अपने प्यारे भाई को भी नहीं बता पा रही। ज़रूर दाल में कुछ काला है। अगर कोई प्रेम का चक्कर होता तो भी घर वाले शादी को खुशी खुशी अनुमति देते। इतना तो मैं अपनी शादी के बाद जान ही गई हूँ, लेकिन बात कुछ और ही है जिसे वे बता नहीं रही हैं। लेकिन मैं भी पता लगा कर ही रहूँगी। मैंने मन ही मन में तय किया और फिर आराम से गहरी नींद में सो गई। सुबह 5 बजे आँख खुली तो देखा नंद ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या बात है, आज जल्दी? मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो बोली, हाँ आज ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए जल्दी जाना है। नाश्ता भी ऑफिस में ही कर लूँगी, देर हो रही है, बाय। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वे बहुत बहुत जल्दी निकल गई। बाहर जाकर देखा वही कार खड़ी थी। इससे पहले कि मैं उस आदमी को पहचान पाती, वह बहुत तेज़ी से निकल गए। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि अवश्य दीदी किसी गलत आदमी के चक्कर में फंस गई हैं। हो न हो वह आदमी शादीशुदा है। मुझे कुछ जल्द ही करना होगा। लेकिन घर में सबसे छुपाकर, वरना नंद की बेइज्जती हो सकती है। रात को भी वही आदमी मेरी नंद को छोड़ने भी आया। आज उसकी थोड़ी सी शक्ल मैंने देखी, क्योंकि मैं तो पहले से ही ताक में बैठी थी। सास ससुर ने जब देर से आने का कारण पूछा तो नंद कमरे में जाते जाते बोली, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था और मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। आजकल क्या हो गया इस लड़की को, बिना खाए सो जाती है। छोड़ दे ऐसी नौकरी, हमें नहीं चाहिए। ना खाने का ठिकाना, ना सोने का। माँ बड़बड़ाने लगी तो मैं उन्हें शांत कराया कि चिंता ना करें, मैं उनका खाना उनके कमरे में पहुंचा दूंगी। तब वो थोड़ा शांत हुई। मैं खाना लेकर नंद के कमरे में गई तो देखा वे फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने झट से फ़ोन काट दिया। मेरे बहुत कहने पर उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया, लेकिन खाते हुए मैंने देखा कि उनके हाव भाव कुछ अलग थे। वह मुझसे नजरें भी नहीं मिला रही थी और बस दो चार निवाले उल्टे सीधे खाए जा रही थी। मुझे कुछ पूछना उस समय सही नहीं लगा। मैं खाने के बर्तन लेकर वापस आ गई। 1-2 दिन में मेरे पति भी लौटने वाले थे। मैंने अपने सास से शॉपिंग का बहाना कर के घर से सीधी ननद के ऑफिस पहुंच गई। मुझे अचानक वहां देखकर ननद हड़बड़ा सी गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि मुझे ऑफिस आना पड़ा। मैंने उनके चेहरे के हाव भाव देखते हुए कहा, अरे कोई ख़ास बात नहीं, बस यहाँ मैं कुछ काम से आई थी तो सोचा आपसे मिलती चलूँ। आजकल आप घर देर से आती हैं, इसलिए आपसे मिलना ही कहाँ हो पाता है। चलो ना आज छुट्टी ले लो, घर चलते हैं। नहीं, बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिलेगी।
पूछ कर तो देख लो, शायद मिल जाए। अच्छा, कोशिश करती हूँ, कहे उन्होंने दिखावटी हंसी हंसने की कोशिश की। फिर बॉस के कैबिन में चली गई। ननद बॉस के कैबिन से निकली तो मुझे एकदम झटका सा लगा, क्योंकि यह तो वही आदमी है जो रोज नंद को छोड़ने व लेने अपनी गाड़ी से आता है। अरे, यह ननद का बॉस है। मैं तो हक्की बक्की रह गई। खैर, ननद को छुट्टी मिल गई थी। ननद का बॉस उन्हें बाहर तक छोड़ने आया। इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। फिर भी मैंने ननद से उगलवाने के लिए कहा, वाह ननद जी, बड़ी शान है आपकी। आपका तो बॉस भी आपको बाहर तक छोड़ने आता है। ऑफिस के सभी कर्मचारियों को तो आपसे जलन होती होगी। ननद दिखावटी सी हंसी हंस दी, लेकिन कुछ बोली नहीं। मेरी सास भी ननद को जल्दी घर आया देखकर बहुत खुश हो गई। लेकिन उस रात जो हुआ उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। रात को जब सब गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक नंद के कमरे से मुझे अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। मैं तुरंत उनके कमरे की तरफ भागी। वहाँ तो बिस्तर पर बेहाल सी लेटी थी और लगातार उल्टियाँ कर रही थी। मैंने उनके सर को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ आपको? ऐसा तो हमने कुछ नहीं खाया कि आपको नुकसान करे। फिर उल्टियाँ कैसे हो गई? लेकिन दूसरे ही पल अचानक मेरा दिमाग घूमा कि कहीं ननद जी। मैंने ननद को झंझोड़ते हुए पूछा, कहीं आपका बॉस? सच बताओ ननद जी, इसलिए ही तो आप इतनी सुस्त। बताओ ना, मुझसे कुछ मत छिपाइए। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मेरा विश्वास करो। मेरे प्यार भरे शब्द व सांत्वना से वह मुझसे लिपटकर छोटे से बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी और हाँ में सिर हिलाने लगी। इतना सुनकर मेरा सर चकराने लगा और सोचने लगी, कहीं दिन ऊपर ना चढ़ गए हों कि बच्चे को गिरा भी ना पाए। मैंने फिर भी उन्हें सांत्वना दी, आप बिल्कुल ना घबराएं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। बस आप सारी बात मुझे विस्तार से बताएं। ज़रूर उसने आपको धोखा दिया है। ननद ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेरा ये बॉस कुछ दिन पहले ही ट्रांसफ़र होकर ऑफिस में आए थे। आते ही उन्होंने मेरे ऊपर नज़र डालनी शुरू कर दी और एक दिन बोले कि उनकी पत्नी की मृत्यु 1 साल पहले हो चुकी है। उसने मुझे इमोशनल सहानुभूति ली। वह बोला, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। मेरा और कोई नहीं है। जीवन में बहुत खालीपन व अकेलापन महसूस करता हूँ। क्या मैं उनके जीवन के खालीपन को भरना चाहूँगी? मैंने सोचा, शादी तो मुझे करनी ही है, इसलिए मैंने उनका प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मैंने उनसे कहा कि वो मेरे माता पिता से मिल लें। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो जल्दी घर आएंगे। मैं काफ़ी खुश थी कि चलो, मेरी शादी को लेकर घर में सब बहुत परेशान हैं। सब उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया कि शादी से पहले मैं उनका घर तो देख लूं, जिसमें मुझे जीवन बिताना है। मैं उनकी बातों में आ गई और उनके साथ उनके घर चली गई। लेकिन वहाँ उनका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। वहाँ अपने ही घर में मेरे बॉस ने मेरा बलात्कार किया। मैं बहुत रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन
उसने मुझे धमकी दी कि यदि मैंने ये बात किसी को बताई तो उनके कैमरे में मेरे ऐसे फ़ोटो हैं जिन्हें देख कर मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। वह मुझे ब्लैकमेल करता रहा और मेरा जिस्म नोचता रहा जब तक मैं बेहोश ना हो गई। होश में आने के बाद जब मैंने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई तो मुझे पल भर की भी देरी यह समझने में न लगी कि वह शादीशुदा है। उस समय उसकी पत्नी कहीं गई होगी। मैं क्या करती? बदनामी के डर से मुंह बंद कर रखा था। मैं लुट गई, अब क्या करूं? कहकर फिर फूट फूट कर रोने लगी। तब मैंने ननद को गले लगाकर सांत्वना दी और कहा, आप ज़्यादा परेशान ना हो। अब मैं देखती हूँ कि वह कैसे आपको ब्लैकमेल करता है। सबसे पहले तो हम मेरी एक दोस्त डॉक्टर है, उसके पास जाकर ये बच्चा गिरवा देंगे। उसके बाद आपके बॉस की अकल ठिकाने लगाएंगे। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आप डर रही थी, इसलिए वह आपका फ़ायदा उठा रहा था। अब आप टेंशन फ्री होकर सो जाइए। मैं हूं ना, आज मैं आपके कमरे में ही सो जाती हूँ। और फिर मैंने मन ही मन सोचा कि अच्छा है मेरा पति बाहर गए हुए हैं और सास ससुर का कमरा नंद के कमरे से दूर है, नहीं तो आवाज़ सुनकर उनकी नींद खुल जाती। और थोड़ी ही देर में हम दोनों भी सो गए। फिर अगले दिन हम दोनों नंद भाभी बाहर घूमने के बहाने से घर से निकलकर सीधे डॉक्टर, जो कि मेरी दोस्त, उसके पास पहुँचे। मेरी दोस्त नंद का चेकअप कर बोली, यदि थोड़ा समय और बीत जाता तो मुश्किल हो जाती। आप सही समय पर आ गई हैं। मैंने अपनी डॉक्टर दोस्त को खुशी से गले लगा लिया। तब वह बोली, तुम्हें पता है ऐसे कई केस मेरे पास रोज आते हैं। सीधी सादी लड़कियों को ये भेड़िए अपने जाल में फंसा लेते हैं और वह बेचारी लड़कियां बदनामी के डर से सब सहती रहती हैं। लेकिन तुम तो पहले से ही हिम्मत वाली हो। याद है ना कॉलेज टाइम के कारनामे? इतना बोलकर दोनों सहेलियां हंस पड़ी। मेरी ननद के चेहरे पर भी आज काफ़ी दिनों बाद खुशी आई थी। इतने में ननद का इलाज भी पूरा हो गया था। घर आकर मैं अपनी सास से बोली, ननद जी को बाजार में चक्कर आ गया था, इसलिए डॉक्टर के पास जाकर आए हैं। उन्होंने इन्हें आराम करने को बोला है और कहा है कि खून की कमी है, खाने का ध्यान रखें और कुछ दिन बस आराम करें। वैसे टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इतना सुनकर सास परेशान हो गई और बोली, मैं तो कब से कह रही हूँ। खाने का ध्यान रखा करो, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। एक हफ्ते मेरी ननद बिल्कुल ठीक हो गई, फिर भावुक हो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम कितनी अच्छी हो भाभी, मुझे इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल दिया। मैं तो शायद मर ही जाती। तुम्हारे जैसी भाभी भगवान सबको दे। अरे अरे ननद जी, क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। अभी तो उस भेड़िए जानवर को भी सबक सिखाना है। हमारा प्लान शुरू हो गया और हम बॉस की बीवी से मिलने पहुंच गए। और बॉस की बीवी को उसके कालू काली करतूत कह सुनाई। तब वह थोड़ा हैरान होते हुए बोली, इन्होंने यहाँ भी गंद फैलानी शुरू कर दी। इससे पहली जगह से तो किसी तरह ट्रांसफ़र करवा कर यहाँ आए थे।
कि शायद शहर बदलने से ये आदमी कुछ सुधर जाए, लेकिन कोई बोलते बोलते वह रोने लगी। हम दोनों उनकी बात सुनकर भौंचक्के रह गए। सोचने लगे कि इससे पहले न जाने कितनी लड़कियों को उसने बर्बाद किया होगा। उसकी पत्नी ने फिर बोलना शुरू किया। अब मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगी, सज़ा दिलवा कर ही रहूँगी। चलो पुलिस के पास चलते हैं। उस आदमी को उसके कर्मों की सज़ा मिलनी ही चाहिए। मैंने कहा, अगर आप जैसी महिलाएं हो तो ऐसे इंसान को बढ़ावा मिले ही नहीं। और फिर हम तीनों पुलिस को लेकर बॉस के पास उसके ऑफिस पहुंच गए। पुलिस वह हम सबको वहां देखकर वह उसका रंग उड़ गया। ऑफिस में भी सनसनी सी फैल गई। उनमें से एक और लड़की भी आकर हमारे साथ खड़ी हो गई। उसने भी कहा कि उन्होंने उसके साथ भी ज़बरदस्ती की है। पुलिस ने बॉस को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मेरी ननद की आंखों से आंसू बहने लगी। वह कुछ बोल तो नहीं पाई, लेकिन उनकी आंखें सब बयां कर रही थी। घर आकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना बता दिया कि ननद को कोई आदमी परेशान कर रहा था और हमने उसे सजा दिलवा दी। इतना सुनते ही सास ससुर बोले, भगवान सबको ऐसी बहू मिले। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।